हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल एग्ज़ाम ब्लास्ट पे। मैं अपने इस चैनल पे आप लोगों को जनरल कंपटीशन में पूछे जाने वाले जीके जीएस के हर एक सेक्शन को अच्छे से कवर कराऊंगा, प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग पेशेंस के साथ आप मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आप लोगों को पढ़ के वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। आज इस क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी सेक्शन को शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके मैं आपको हर चीज़ों के बारे में बताऊंगा। आपको किसी भी तरह की अगर क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्लास है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि संविधान क्या होता है। संविधान यह एक दस्तावेज है जिसे विधि का विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। विधि मतलब होता है कानून, दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट। जनरली अगर हम आम भाषा में बात करें तो यह एक कानूनी दस्तावेज है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें राज्य के सरकार के अंगों के सिद्धांत तथा कार्य निहित होते हैं। अब हमने इसमें दो शब्दों को देखा, राज्य और सरकार। राज्य क्या होता है? राज्य किसी को हम तब कहते हैं जब उनमें 4 तत्व निहित होते हैं। अब ये 4 तत्व क्या क्या हैं? पहला जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। अब सबसे बात करते हैं संप्रभुता क्या होता है। संप्रभुता का अर्थ होता है निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति। अब हम किसी भी देश को संप्रभु वो देश है या नहीं है कैसे कह सकते हैं? अगर कोई देश अपने देश के हित के लिए या किसी भी तरीके का निर्णय खुद से लेता है तो वो संप्रभु होता है। अगर किसी देश को कोई निर्णय लेने के लिए किसी दूसरे देश की अनुमति लेनी पड़ती है तो वो देश संप्रभु नहीं कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। संप्रभुता 2 तरह की होती है, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता की बात करें तो राज्य के द्वारा बनाई गई विधि राज्य के भूभाग में रह रहे लोगों तथा संस्थाओं पर लागू होते हैं। आगे बाह्य संप्रभुता की बात करें तो विदेशी संबंध बिना किसी बाहरी दबाव के संचालित। बाह्य संप्रभुता में हम जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत को उदाहरण के तौर पर लें तो भारत को अगर किसी दूसरे देश से किसी तरह की वार्ता करनी है या उसको अपने संबंध रखने हैं तो इस तीसरे किसी देश से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अपनी मुक्त विदेश नीति रखता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अब बात करें सरकार। सरकार के 3 अंग होते हैं, हम लोग जानते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आगे बात करते हैं संविधान के उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य क्या होता है? संविधान का उद्देश्य होता है कि एक सीमित सरकार प्रदान करना। सीमित सरकार कहने का मतलब क्या होता है कि संविधान के पास ये शक्ति है कि वो सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। अगर सरकार की शक्तियों को सीमित ना किया जाए तो ये एक तरह से डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ावा होता है, जिस कारण से संविधान क्या करता है कि सरकार की शक्तियों को एक तरह से बांध के रखता है, सीमित करके रखता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। आगे बात करते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं। हम लोग जानते हैं कि संविधान 2 तरह के होते हैं, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। अब अलिखित संविधान से ये नहीं समझेंगे कि संविधान लिखा हुआ नहीं, बस लिखित संविधान और अलिखित संविधान में अंतर इतना होता है कि लिखित संविधान जो होता है एक सुव्यवस्थित तरीके से लिखा होता है। जैसे कि अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान पूरी एक बुक है जिसमें हर चीज़ों को एक सिस्टमैटिक तौर पे लिखा गया है। जैसे अगर हम बात करें राज्यों के बारे में, राज्य कैसे बनते हैं कैसे नहीं, ये भाग 1 में चर्चा की गई है। भाग 2 में नागरिकता हो गया, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में आपको डीपीएसपी देखने को मिलता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में एक सिस्टमैटिक तौर पे चर्चा की गई है और सब चीज़ें एक ही जगह पर इकट्ठी है, इसलिए हम इसको कहेंगे लिखित संविधान। और अलिखित संविधान में क्या हुआ, चीज़ें सब चीज़ है लेकिन वो एक जगह पे सिस्टमैटिक तौर पे नहीं लिखी है, कहीं अलग अलग जगह पे। जैसे कि अगर मौलिक अधिकार बात हो तो वो किसी दूसरे बुक में, नागरिकता का किसी दूसरे बुक में। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान क्या होता है। तो लिखित संविधान सुव्यवस्थित होता है यानी कि कोडिफाइड किया रहता है, और लिखित संविधान अव्यवस्थित होता है यानी कि नॉट कोडिफाइड। ठीक है,
अब आगे बात करें लिखित संविधान क्या आगे इसके बारे में एक विशेषता क्या है, ये एन इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अधिनियमित होता है। अब ये क्या है, इसको हम आपको पॉइंट को बताते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जब संविधान लिखा गया बनाया गया था तो किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। तो संविधान सभा में जब लोगों ने इस संविधान को कंप्लीट किया, कितने दिन में, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में कंप्लीट किया। तो जब 2 वर्ष 11 महीने में 18 दिन में कंप्लीट हुआ तो उसके लोगों ने कहा कि हाँ अब ये कंप्लीट हो चुका है, अब इसको हम लोग अधिनियमित कर लेते हैं। तो ये हुआ अधिनियम। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं होता है, वो विकसित होता है समय तर समय, वो उसमें वो अपने आप को जोड़ते चलते हैं और पीछे वाला अपने आप ख़त्म हो जाता है। ये होता है इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आ गया होगा आपको। इसमें लिखित संविधान में संविधान की सर्वोच्चता होती है और लिखित संविधान में संसद की सर्वोच्चता होती है। हम लोग जानते हैं लिखित संविधान जैसे कि हो गया आपको हमारा भारत, इंडिया एग्जाम्पल है इसका, यूएसए एग्जाम्पल हो गया, और अलिखित संविधान का ब्रिटेन एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, जब जिस देश में लिखित संविधान होता है वहाँ पे संविधान सर्वोपरि होता है, और जिस देश में अलिखित संविधान होता है वहाँ संसद सर्वोच्चता होती है। अगर कोई भी बिल पास किया जाएगा तो अगर उसे हम नहीं मानना है तो हम उसे चैलेंज कर सकते हैं संविधान, जहाँ पे संविधान सर्वोच्च होता है। लेकिन जहाँ अलिखित संविधान होता है वहाँ संसद जो बिल पास कर देता है उसे हम कहीं भी कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी भी देश में कार्यपालिका एवं विधायिका के संबंधों के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम्स को संसदीय तथा अध्यक्षात्मक प्रणालियों में वर्गीकृत किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग 2 पॉलिटिकल सिस्टम्स की चर्चा करेंगे। किसके आधार पर, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव और विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव के संबंधों के रिलेशंस के आधार पर। कौन कौन सा है, संसदीय व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, और अध्यक्षात्मक प्रणाली यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें, संसदीय व्यवस्था की बात करें तो इसमें आप लोगों को हेड ऑफ द स्टेट भी देखने को मिलते हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी देखने को मिलते हैं। हेड ऑफ द स्टेट मतलब राष्ट्राध्यक्ष और हेड ऑफ द गवर्नमेंट मतलब शासनाध्यक्ष। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो एक नॉमिनल हेड होते हैं यानी कि नाम मात्र अध्यक्ष होते हैं, और जो शासनाध्यक्ष होते हैं वो रियल हेड होते हैं यानी कि असली अध्यक्ष। जैसे अगर हम बात करें यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में हम देखते हैं एक क्राउन, ये क्या है, नाम मात्र अध्यक्ष हैं, और पीएम असली अध्यक्ष होते हैं। इसी तरीके से सेम उसी तरीके से इंडिया में प्रेसिडेंट, हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो नाम मात्र के अध्यक्ष होते हैं और प्राइम मिनिस्टर असली अध्यक्ष होते हैं। आगे बात करें, द मिनिस्टर्स मस्ट बी द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो मंत्री होंगे उन्हें वो विधायिका के सदस्य होंगे। ठीक है, जैसे हम देखते हैं हमारे नितिन गडकरी जी हो गए, ये सब मंत्री हैं। आगे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं हमारे, ये सभी मंत्री हैं, लेकिन और ये सब लेजिस्लेटिव के भी सदस्य हैं। इस आगे बात करें, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका सीधे शब्दों में कहें जो सरकार होगी वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे बात करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में क्या होता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है। जैसे हम अमेरिका में देखते हैं, अमेरिका में राष्ट्राध्यक्ष शासनाध्यक्ष जो वहाँ के राष्ट्रपति उनके अंडर में होता है। मंत्री विधायिका का सदस्य नहीं होगा, यानी कि अमेरिका में अगर बात करें तो अमेरिका के एग्जाम्पल लेके बात करें तो जो मंत्री होंगे वहाँ के वो विधायिका के सदस्य नहीं होगा। अगर किसी कारण से कोई विधायिका का सदस्य मंत्री बनता है तो उसे वहाँ के विधायिका के सदस्यता से पहले रिज़ाइन देना पड़ेगा, तब जाके वो मंत्री बन सकते हैं। यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण होता है। पृथक्करण मतलब होता है बंटवारा। आगे बात करते हैं संसदीय व्यवस्था में देखेंगे। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, जो इलेक्टोरेट होते हैं, इलेक्टोरेट मतलब निर्वाचक जो वोट देते हैं, जिन भी व्यक्तियों का वोटर जो व्यक्ति वोटर लिस्ट में है वो इलेक्टोरेट कहलाते हैं। तो इलेक्टोरेट विधायिका को चुनते हैं और वहाँ से फिर वो एग्जीक्यूटिव, तो यानी कि और यहाँ पे देखें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों का आपस में सामंजस्य होता है। ठीक है, और जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में देखें तो जो इलेक्टोरेट होते हैं वहाँ 2 तरीके से वहाँ जाते हैं, 2 भागों में बंटते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर और एक होता है चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं, अमेरिका के जनरल एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेजिस्लेचर के लिए अलग वोटिंग करते हैं
वहाँ के लेजिस्लेचर को, अमेरिका के लेजिस्लेचर को कहते हैं यूएस कांग्रेस। आप लोग जानते होंगे यूएस कांग्रेस 2 भागों में बटा होता है, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जैसे यहाँ पे भी भारत में भी संसद 2 भागों में बटा हुआ है, राज्यसभा और लोकसभा। उसी तरीके से जैसे यहाँ की जो राज्यसभा है वहाँ की सीनेट हो गई, और यहाँ का जो लोकसभा है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो गया वहाँ का। ठीक है, सीनेट 6 साल और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 2 ईयर्स का। आगे सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब शक्तियों का विभाजन। लॉ मेकिंग, लॉ इम्प्लीमेंटेशन, लॉ एडजुडिकेशन, यानी कि कानून बनाना, कानून को लागू करवाना और उन कानून को पालन ना करने वालों को सज़ा देना या फिर न्याय किसी तरीके करना। तो ये सब पावर का बंटवारा हुआ। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब ये 3 पावर शक्तियों का विभाजन क्यों, किसी एक आदमी में ही केंद्रित क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में अगर हम इस सारे पावर्स को दे देंगे तो ये डिक्टेटरशिप की तरफ लीड करने लगेगा, जो कि बहुत ही बुरा है। ठीक है, इस कारण से सेपरेशन ऑफ पावर, मॉन्टेस्क्यू ने ये बोला कि नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए, जिससे एक सही ढंग से सुचारू रूप से देश को चलाया जा सकता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 50 में हम देखें तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम दोनों को समझ लिया है। अब एक टर्म आता है क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब ये होता क्या है क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम? जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था। अध्यक्षात्मक एवं संसदीय व्यवस्था का मिश्रण होता है ये। अगर हम बात करें अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या होता है, तो ये अध्यक्षात्मक एवं संसदीय व्यवस्था दोनों का मिश्रण होता है। इसमें राष्ट्रपति जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जैसे कि अमेरिका में होता है, लेकिन ये यहाँ पे राष्ट्रपति जो है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते ही हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वो अपने पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ये जो भारत वाला सिस्टम आ गया, जिस तरह से भारत में है, तो इस तरीके से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ हमने देखा कि ये वाला सिस्टम तो भारत का अडॉप्ट कर लिया गया है ना, जैसे यहाँ भारत में भी ऐसा ही है कि मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। सेम यही चीज़ यहाँ भी देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करती है। माफ़ करिएगा, ये वाला जो पॉइंट था ऊपर वाला, ये भारत से नहीं है, ये वाला पॉइंट भारत से लिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से तो इसी को क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। तो आगे बात करें, मंत्री जो होते हैं विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं, जैसा कि अब अमेरिका में था। मंत्री विधायिका का सदस्य नहीं होते हुए भी निचले सदन की बैठकों में भाग लेते हैं तथा उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये सब जो टर्म है ये सब आपको क्वासी प्रेसिडेंशियल में देखने को मिलता है। ठीक है, क्वासी प्रेसिडेंशियल के एग्जांपल देश में कौन कौन से? रसिया हो गया, फ्रांस हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब आपके क्वासी प्रेसिडेंशियल में आते हैं। आई होप कि आपको आज का मेरा क्लास अच्छा लगा होगा और आगे भी मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। आप पेशेंस के साथ बने रहिएगा। प्रॉपर ये जो नोट्स हैं मैंने बहुत ही रिसर्च करके बनाए हुए हैं। आप चाहे तो इस नोट्स को भी अपने नोट्स के तौर पे बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करूँगा और आप इसी जो नोट्स हैं इनको अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। इससे आपका भी नोट्स तैयार हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चलेगा। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं उसको मैं इस लेक्चर 2 में कंटिन्यू करूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कोई भी क्वेरीज है आपकी तो इसको कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको अवश्य रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।